इस वीडियो में राष्ट्रीय आय का लेखांकन पार्ट 3 राष्ट्रीय आय का मापन के बारे में जानेंगे या नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 3 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने आय का चक्रीय प्रवाह और राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाओं के बारे में जाना। उत्पादन, आय और व्यय तीनों मिलकर आर्थिक क्रियाओं का चक्रीय प्रवाह बनाते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उत्पादन साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। इस अर्जित आय से साधन स्वामी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग करते हैं। मांग की वृद्धि उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक क्रिया का वर्तुल प्रवाह या चक्रीय प्रवाह पूरा हो जाता है और इस तरह से ये क्रिया चलते रहती है। इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, उत्पादन से आय का सृजन होता है, आय मिलेगी तो खर्च होगा तो पुनः उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। राष्ट्रीय आय के मापन की पहली विधि है उत्पाद अथवा मूल्य वृद्धि विधि। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्योग द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। इसको उत्पाद अथवा मूल्य वृद्धि विधि कहा जाता है। उत्पाद मूल्य वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? एक लेखा वर्ष के दौरान किसी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के बाजार मूल्य से है। यदि वर्ष के दौरान उस वर्ष में उत्पादित समस्त उत्पाद बिक जाता है तब उत्पादन का मूल्य बिक्री के मूल्य के बराबर होता है। या हम इसको कह सकते हैं उत्पादन का मूल्य बराबर बिक्री यदि वर्ष भर का सारा उत्पाद वर्ष के ही दौरान बिक जाता है तो इसे बोलते हैं उत्पाद मूल्य या वैल्यू ऑफ आउटपुट। मूल्य वृद्धि क्या है? व्हाट इज वैल्यू एडेड? उत्पादन का मूल्य एवं मध्यवर्ती लागत के बीच का अंतर मूल्य वृद्धि कहलाता है। उत्पाद का मूल्य बराबर बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन यदि वर्ष के दौरान कुछ उत्पाद अनबिका रह जाता है। मूल्य वृद्धि की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है। इसमें निर्यात उत्पादन मूल्य का अंग होता है और आयात इसमें से घटा दिया जाता है। राष्ट्रीय आय की माप। राष्ट्रीय आय की माप में पहला कदम एक अर्थव्यवस्था की विभिन्न उत्पाद की इकाइयों की पहचान तथा वर्गीकरण से है। अर्थव्यवस्था को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक साधनों जैसे भूमि, वायु, जल, वन, खनन आदि साधनों का शोषण करके उत्पादन करता है। इसमें सभी कृषि संबंधित क्रियाएं जैसे मछली पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, वन, खनन का कार्य आते हैं। दूसरा क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। एक प्रकार की वस्तु को मनुष्य, मशीन तथा पदार्थों के द्वारा दूसरे तरह की वस्तु में बदलता है। जैसे गन्ने से चीनी, आलू से चिप्स, कपास से कपड़ा बनाया जाता है तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र से मतलब है इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। इसमें बैंक, बीमा, व्यापार, वाणिज्य, संचार, यातायात आदि इसके अंतर्गत आते हैं। शुद्ध उत्पाद मूल्य की गणना। प्रत्येक उद्यम द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए जो अनुमान लगाए जाते हैं वो है पहला उत्पादन का मूल्य, दूसरा मध्यवर्ती उपभोक्ता मूल्य, तीसरा स्थायी पूंजी का उपभोग।
प्रत्येक उद्यम के उत्पादन की मात्रा को बाजार में प्रचलित कीमतों से गुणा करके उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर होती है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इस तरह से शुद्ध मूल्य वृद्धि को निकाला जा सकता है। राष्ट्रीय आय मापन का तीसरा स्टेप है विदेशों से शुद्ध आय साधन आय की गणना। मूल्य विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में तीसरी तथा अंतिम अवस्था विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का आकलन करना है तथा उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ना है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय माप के ये 3 स्टेप थे। राष्ट्रीय आय बराबर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जा सकता है। इसको NNPFC बराबर NDPFC प्लस NFIA। NNP का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, NDP का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और ये है NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का सारांश देखिए। बाजार कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद बराबर प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों क्षेत्र में उत्पादन का बाजार कीमत पर मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग मूल्य। इसी तरह से बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाल सकते हैं। इसी तरह से साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और इसमें आर्थिक सहायता या सब्सिडी जोड़ दी जाती है। तो NDP बराबर NDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और साथ में सब्सिडी। चौथा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और ये बराबर राष्ट्रीय आय के होती है या नेशनल इनकम के होती है। उत्पाद विधि अथवा मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित मदों को शामिल करना चाहिए। पहला है कमीशन, दूसरा सभी उत्पादक उद्यमों द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन इसमें शामिल होंगे, स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य और चौथा जिस मकान में मालिक स्वयं रह रहे हैं उनका किराया शामिल होता है। और वे मद जिन्हें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है इसमें है मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है, स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है। दोहरी गणना की समस्या। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना दोहरी गणना कहलाता है। एक वस्तु के मूल्य की गणना जब एक बार से अधिक होती है तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से दोहरी गणना से बचकर ही हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो वो सही होगी। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण। मान लो किसान ने मिल मालिक को चना 4,000 रुपये में बेचा। मिल मालिक ने उससे बेसन बनाया और उसको बेकरी वाले को 6,000 रुपये में बेचा। बेकरी वाले ने दुकानदार को बनाकर भेजा या जो भी चीज़ उससे बनाई नमकीन बिस्किट वगैरह उसको 9,000 रुपये में बेचा और दुकानदार ने अंतिम उपभोक्ता को बेचा 14,000 में। अंतिम उपभोक्ता मतलब वो वस्तु का डायरेक्ट उपभोग कर सकता है। अब यहाँ पे उत्पादन का मूल्य देखिए वैसे कितना आ रहा है 4,000
प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 14,000 और इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 33,000 या 33,000 रुपया। लेकिन इसमें दोहरी गणना हुई है क्योंकि किसान ने मिल मालिक को चना बेचा 4,000 रुपये में और मिल मालिक ने आगे बेकरी वाले को 6,000 रुपये में बेचा, तो वो 4,000 भी उसमें शामिल है, इसलिए दोहरी गणना के अंतर्गत आ गया। देखिए, अंतिम वस्तु का मूल्य बराबर होता है उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। यहाँ पे उत्पाद मूल्य है 33,000 रुपया, इसमें से 19,000 रुपया माइनस करेंगे तो 14,000 रुपया बचेगा। दोहरी गणना से कैसे बचा जाए? उत्पाद विधि से दोहरी गणना की समस्या बचने के लिए दो विधि का उपयोग किया जाता है, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि का मतलब हो गया उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा देते हैं, और मूल्य वृद्धि विधि का मतलब है मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए किसी उत्पादन के मूल्य में से उसकी लागत को घटा दिया जाता है। मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए किसी उत्पादन के मूल्य में से उसकी लागत को घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो पहले उदाहरण दिया था, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया कुल मूल्य वृद्धि 4,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000। इन सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 14,000 रुपया। तो यहाँ पर दोहरी गणना से बचा जा सकता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालना, तो यहाँ पे हो जाता है राष्ट्रीय आय बराबर मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभांश प्लस अवितरित लाभ, इसमें निगम कर लाभ कर जोड़ देंगे, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष प्लस मिश्रित आय प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। आय विधि से जुड़ी हुई कुछ सावधानियाँ। आय विधि से जुड़ी कुछ सावधानियों में सबसे पहला है पुरानी वस्तुओं की बिक्री से आय। कोई ऐसी आय जो पुरानी वस्तुओं तथा संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होती है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि चालू वर्ष में ऐसी बिक्री या आय कोई मूल्य वृद्धि उत्पन्न नहीं करती, किंतु इन सौदे की कमीशन राष्ट्रीय आय का भाग होती है। दूसरा, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्ध आयु पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, ये एक पक्षीय भुगतान है, इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। शेयर तथा बॉन्ड्स की बिक्री। शेयर तथा बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त राशि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन सौदों का वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के साथ कोई संबंध नहीं होता। चौथा है अवैध क्रियाओं से अर्जित आय। काला धंधा, जुआ आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके बदले में किसी तरह की सेवा नहीं मिलती है। आकस्मिक लाभ भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। आरोपित अथवा अनुमानित किराया, स्वयं रह रहे मकानों के अनुमानित किराए अथवा आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वस्तु कर है जो वस्तु की बाजार कीमत को बढ़ाते हैं, इसलिए वह बाजारी कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का भाग तो बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। इसी तरह से निगम कर या आयकर है, यह कर लाभों का भाग है, इसलिए इसको साधन आय का भाग माना जाता है। इसी तरह से यात्रा भत्ते हैं, इन्हें राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि ये पहले से ही किए गए खर्चों का वापसी भुगतान होता है। मृत्यु कर या उपहार कर, संपत्ति कर को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, इनका भुगतान पिछली बचतों में से ही किया जाता है। इसी तरह स्व उपभोग के लिए उत्पादन, कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये पहले से ही साधन आय का भाग होते हैं। अंतिम व्यय क्या है? यदि किसी उद्यमी द्वारा अंतिम उपभोग या पूंजी निर्माण के लिए वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती हैं, तो उन पर किया गया व्यय अंतिम व्यय कहलाता है। तो अंतिम व्यय तथा मध्यवर्ती व्यय में अंतर है, और यह अंतर व्यय की प्रकृति पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि में सम्मिलित होते हैं। ये जो पहला स्टेप है इसमें, यह है अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान।
सर्वप्रथम एक देश की घरेलू सीमा में ऐसी आर्थिक इकाइयों की पहचान की जाती है जो अंतिम व्यय करती है। अंतिम व्यय अंतिम उपभोग तथा अंतिम निवेश पर किया जाता है। दूसरा, अंतिम व्यय का वर्गीकरण। तो अंतिम व्यय का वर्गीकरण में जैसे पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, शुद्ध निर्यात इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा, अंतिम व्यय की गणना। सकल घरेलू उत्पाद पर अंतिम व्यय के वर्गीकरण के बाद इसके विभिन्न संगठनों की गणना की जाती है। चौथा, विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन। और पांचवा है राष्ट्रीय आय का अनुमान। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जीएनपी मार्केट प्राइस में से घिसावट व्यय और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाते हैं। व्यय विधि संबंधी सावधानियाँ। पहला, दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए, मध्यवर्ती व्यय को शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरा, कुल व्यय में पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया जाता। तीसरा, शेयर तथा बॉन्ड पर किया गया व्यय कुल व्यय में शामिल नहीं किया जाता। चौथा, सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान व्यय में शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण भुगतान से मतलब है जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्ति है, दिव्यांग पेंशन है, ये सब सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आती हैं क्योंकि इनके बदले में कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती। नकद राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय। चालू वर्ष की कीमतों पर चालू वर्ष के उत्पादन के मूल्य को नकद राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अर्थात नकद राष्ट्रीय आय देश में एक वर्ष के दौरान नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के चालू कीमतों पर मौद्रिक मूल्य की माप को प्रस्तुत करती है। तो इसको नकद राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चालू वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को आधार वर्ष की कीमतों से गुणा करने पर वास्तविक राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एक वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की स्थिर कीमतों पर मूल्य को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से नकद राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय दोनों में अंतर होता है। जीएनपी एवं आर्थिक कल्याण। जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देश में वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि उत्पन्न करती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि जब तक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती तब तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है। जीएनपी या जीडीपी की वृद्धि देश में बेहतर जीवन स्तर को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने में असमर्थ है। जीएनपी में वृद्धि के बावजूद जनसंख्या की तीव्र वृद्धि देश में बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित नहीं कर सकती। जीएनपी देश में आय के समान वितरण पक्ष की अवहेलना करती है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक जीएनपी की वृद्धि का समाज में समान वितरण सुनिश्चित न किया जा सके। इसी तरह से जीएनपी बाह्य घटकों की उपेक्षा करती है जो